Hello everyone, dear students and respected teachers. We are here with a new video to discuss a new chapter from your prose section of your textbook of class 11th Hornbill. If you find it useful, like this video, subscribe to my channel and also share with your friends and colleagues. आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि कक्षा 11वीं की नई टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के गद्य खंड के एक पाठ के बारे में है। यदि यह आपको उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें व सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल सकें। साथ ही इसे अपने सहपाठियों व मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। यह लेसन काफ़ी बड़ा होने के कारण हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे और ये इसका पार्ट 1 है और इस लेसन का नाम है लेसन नंबर 7 द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। तो ये स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको इसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। इसके मुख्य कैरेक्टर का नाम है गंगाधर पंत गायतोंडे। ये एक हिस्टोरियन है, मतलब इतिहासकार है। ये एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते रहते हैं। तभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी कार एक ट्रक के साथ कोलाइड कर जाती है। एक्सीडेंट के समय में ये हिस्ट्री की किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। इनके सिर में चोट लगती है तो ये पास्ट में पहुंच जाते हैं और एक्सीडेंट में ये कोमा में चले जाते हैं। तो इनका दिमाग पास्ट में चला जाता है, बिल्कुल उसी समय में जिसके बारे में ये सोच रहे होते हैं। अब ये कुछ चीजें इमेजिन करने लगते हैं, मतलब कल्पना करने लग जाते हैं और इनकी कल्पना में कुछ चीजें फैक्ट से, मतलब सच्चाई से बिल्कुल अलग होती हैं। तो जब ये देखते हैं कि ये सारी चीजें उससे अलग हो रही हैं तो ये हैरान रह जाते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि यदि कोई एक भी घटना इतिहास में वैसी ना हो जैसी कि वो हुई थी तो उससे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। मतलब एक छोटी सी घटना के थोड़े से भी अलग तरीके से होने से भविष्य की सारी घटनाएं बदल जाती हैं। फिर जब गंगाधर पंत गायतोंडे वापस होश में आते हैं और इन सारी घटनाओं को एनालिसिस करते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और ये अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। तब उनके फ्रेंड उनको क्वांटम थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देते हैं और कहते हैं कि आप एक्सीडेंट के समय पास्ट के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए आप पास्ट में चले गए और आपने सभी घटनाओं को अपने नजरिए से देखा जो कि फैक्ट से, सच्चाई से बिल्कुल अलग था, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए। तो वो कहते हैं कि इसे क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि यह स्टोरी किसके बारे में है और इससे हमें क्या पता चलेगा। तो अब आपको ये टेक्स्ट समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यह स्टोरी शुरू होती है जब गंगाधर पंत गायतोंडे कोमा में चले गए हैं, जब वो अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। वास्तव में ये सब चीजें हो नहीं रही हैं, ये सब तो सिर्फ उनकी कल्पना है। तो आइए लेसन शुरू कर। The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. यहाँ पे डेक्कन क्वीन और जीजा माता एक्सप्रेस दोनों ट्रेन्स के नाम हैं। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ जीजा माता एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पुणे बॉम्बे रूट पर दक्कन क्वीन ट्रेन से काफी ज्यादा तेजी से दौड़ रही थी। अब यहाँ पे एक स्टार बना है और उस पर लिखा हुआ है नाउ नोन एज मुंबई। तो ये जो बॉम्बे है वो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। There were no industrial townships outside पुणे। तो इसका अर्थ हुआ पुणे के बाहर कोई भी औद्योगिक टाउनशिप नहीं थी। औद्योगिक टाउनशिप का अर्थ होता है जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी या औद्योगिक क्षेत्र होता है, वहां पे उनकी अपनी कॉलोनीज बनी होती हैं, उसे बोलते हैं औद्योगिक टाउनशिप, जो सिर्फ उस उद्योग के लिए विशेष रूप से बनी होती है। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। और जो पहला स्टॉप था, ये मुंबई का पहला स्टॉप होता है जिसका नाम है लोनावाला, वो 40 मिनट में आ गया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू। और जो घाट सेक्शन था, मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर घाट पाए जाते थे, वो जो आगे आया उसमें उसे जो ज्ञात था उससे अलग नहीं था। मतलब उस घाट सेक्शन के बारे में उसे पता था, वो वैसा का वैसा ही था। द ट्रेन स्टॉप एट करजत ओनली ब्रीफली। और इसके बाद जो ट्रेन थी वह करजत पर रुकी, पर थोड़ी सी देर के लिए, ब्रीफली यानी थोड़ी देर के लिए। एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। और उसके बाद वो और अधिक तेजी से आगे बढ़ी। इट रोड थ्रू कल्याण।
और वो कल्याण के पार गरजती हुई निकली। रोअर का अर्थ होता है गरजना या दहाड़ना। तो जब ट्रेन बहुत ज्यादा तेजी से चलती है तो उसमें दहाड़ने जैसी आवाज आने लगती है, तो उसको रोअर कहा गया है। जनरली ऐसा कहा जाता है द लायन रोअर, शेर दहाड़ता है। Meanwhile, the racing mind of Professor Gayatonde, जो कि हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, had arrived at a plan of action in Bombay. इसी बीच प्रोफेसर गायतोंडे के दिमाग में बम्बई में एक कार्य योजना आई। Indeed, वास्तव में, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. Sooner यानी पहले। Soon जो है वो एक एडजेक्टिव है और वो उसका ये जो सूनर है ये उसका कंपैरेटिव फॉर्म है। सून, सूनर, सूनेस्ट। तो इसका अर्थ हुआ कि वास्तव में एक इतिहासज्ञ के रूप में उन्होंने सोचा कि यह योजना उनके दिमाग में पहले से ही आ जानी चाहिए थी। He would go to a big library and browse through history books. वो एक बड़े पुस्तकालय में जाएंगे और इतिहास की किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे। That was the surest way of finding out. यह सबसे ज्यादा निश्चित तरीका होगा यह जानने का कि हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच, कि वर्तमान मामले की वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंची। ही हैड आल्सो प्लान इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे, और उन्होंने यह इसके बाद वह अंततः पुणे वापस जाकर हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे, राजेंद्र देशपांडे से लंबी बातचीत करेंगे। Who would surely help him understand what had happened. Who would surely help him, जो कि निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे अंडरस्टैंड, समझने में, what had happened, कि क्या हुआ है। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ? वह इसके बाद अंततः पुणे वापस जाकर राजेंद्र देशपांडे से लंबी बात करेंगे जो कि उन्हें यह समझने में सहायता करेंगे कि क्या हुआ है। That is assuming. Assume करने का अर्थ है कि कल्पना करना या सोचना या समझना। So that is assuming that in this world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस दुनिया में राजेंद्र देशपांडे नाम का व्यक्ति अस्तित्व में है। It was a small station called सरहद। यह एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था सरहद। An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. वहाँ पर एक एंग्लो इंडियन का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज और भारतीय दोनों है, अपनी यूनिफॉर्म में मतलब अपनी ड्रेस में ट्रेन में परमिट चेक कर रहा था। गो थ्रू का अर्थ होता है पढ़ना या कुछ किसी चीज से होकर गुजरना या किसी चीज को नजरों से गुजारना, और वेंट थ्रू उसका पास्ट फॉर्म है। This is where the British Raj begins. यही वो जगह है जहाँ से ब्रिटिश राज्य शुरू होता है। You are going for the first time. तुम पहली बार जा रहे हो। I presume. मैं ऐसा समझता हूँ। खान साहिब asked. खान साहब ने पूछा। Yes, the reply was factually correct. Factually यानी फैक्ट के हिसाब से, मतलब तथ्यों के हिसाब से। तो हाँ, उत्तर तथ्यों के हिसाब से सही था। गंगाधर पंत had not been to this Bombay before. गंगाधर पंत इस बम्बई में पहले कभी नहीं आए थे। He ventured a question. उन्होंने एक प्रश्न पूछने का साहस किया। Ventured यानी साहस करना। And खान साहब, how will you go to पेशावर? और खान साहब, आप पेशावर कैसे जाओगे? पेशावर पाकिस्तान में एक जगह है। तो भारत के विभाजन के पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं था, पूरा एक ही देश था भारत। तो इसलिए वहां से लोगों का आने जाना मुश्किल नहीं था। तो हाउ विल यू गो टू पेशावर? आप पेशावर कैसे जाओगे? दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस। यह ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी। एंड आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल। मैं आज रात को सेंट्रल से फ्रंटियर मेल लूंगा। फ्रंटियर मेल भी एक ट्रेन का नाम है। हाउ फार डज इट गो? बाय वॉट रूट? हाउ फार कितना दूर? तो वह वहां तक जाएगी। और बाय वॉट रूट किस रास्ते से? बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। बम्बई से दिल्ली, फिर लाहौर और फिर पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी,
एक लंबी यात्रा। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों पेशावर पहुंचूंगा। देयर आफ्टर, उसके पश्चात, खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, खान साहब अपने बिजनेस के बारे में विस्तार से बोलते रहे। एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, विल यानी होता है इच्छा, विलिंग यानी इच्छा पूर्वक, लिसनर यानी सुनने वाला, लिसन यानी सुनना, लिसनर यानी सुनने वाला। तो गंगाधर पंत एक इच्छुक श्रोता थे जो अपनी इच्छा से सुनते थे। फॉर, यहाँ पे फॉर का अर्थ हुआ क्योंकि, इन दैट वे, इस तरीके से, ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वॉज सो डिफरेंट, क्योंकि इस तरह से वह भारत के जीवन के बारे में जो बहुत भिन्न था कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले थे। मैं सभी विद्यार्थियों को याद दिलाना चाहूंगी कि गंगाधर पंत वास्तव में पास्ट में चल रहे हैं, अभी वो अपने कोमा में हैं और वो पास्ट में पहुंच गए हैं। तो जो उन्होंने सुना था, जैसा सुना था, वो उस भारत में पहुंच गए हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस भारत के जीवन के बारे में, जो कि पहले से बहुत ज्यादा अलग था, अभी से बहुत ज्यादा अलग था पहले, उसके बारे में वो जानने के बहुत ज्यादा इच्छुक है। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, और ट्रेन अब उपनगरीय रेल यातायात से गुजर रही थी। द ब्लू कैरेजेस कैरीड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड, नीली बोगियां, ट्रेन जो थी उनकी बोगियां नीले रंग की थी, तो नीली बोगियां जिन पर बाहर की ओर GBMR अक्षर लिखे हुए थे। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, एक्सप्लेन खान साहब ने व्याख्या की। सी द टिनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, देखिए प्रत्येक बोगी पर वह छोटा सा यूनियन जैक दिखाई दे रहा है। यूनियन जैक यानी जो ब्रिटिश झंडा था उसका एक छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा है। अ जेंटल रिमाइंडर, एक सभ्य चेतावनी, दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, कि अब हम ब्रिटिश क्षेत्र में हैं, क्योंकि इतिहास के जिस समय का वो अध्ययन कर रहे थे गंगाधर पंत, उस समय पे भारत ब्रिटिश का गुलाम था। तो इसलिए ये बार बार जो वर्णन किया जा रहा है उसमें ब्रिटिश टेरिटरी का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज्य नहीं था, लेकिन ज्यादातर हिस्सों पर अंग्रेजों का राज्य था। The train began to slow down beyond दादर and stopped only at its destination. दादर के बाद ट्रेन धीमी गति से चलने लगी और अपने निश्चित स्थान, डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल, नियत स्थान विक्टोरिया टर्मिनस पर जाकर रुक गई। ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है ये अंग्रेजों के जमाने में कहलाता था और अब उसी स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, स्टेशन उल्लेखनीय रूप से साफ सुथरा था। रिमार्केबली यानी जिसका विशेष रूप से उल्लेख करना जरूरी है, इतना ज्यादा साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो स्टाफ था, मतलब जो रेलवे में काम करने वाला स्टाफ था, मतलब ड्राइवर और गार्ड, ये सब लोग, वो लोग अधिकांश लोग एंग्लो इंडियन थे और पारसी भी थे। पारसी भी एक जाति है जो उस समय भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन अब ये मुंबई में सीमित हो गई है। और कुछ थोड़े बहुत वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। तो जो एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, तो एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जो कि अपने पहनावे से भारतीय होते हैं लेकिन जो इंग्लिश बोलते हैं। तो एज ही एमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, जैसे ही वो गंगाधर पंत स्टेशन में अवतरित हुए, ही फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, तो उन्होंने अपने सामने एक प्रभावशाली इमारत देखी। The letters on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. वहां पर लिखे अक्षरों ने उसकी पहचान बताई उनके लिए जो बम्बई के इस सीमा चिन्ह को नहीं जानते थे, क्योंकि अब गंगाधर पंत जो है वो स्वतंत्र भारत में जन्म ले चुके थे, लेकिन अभी वो क्योंकि अपने कोमा में हैं और वो पास्ट में पहुंच गए, तो इसलिए अभी जो कुछ चीजें दिखाई जा रही है वो उनके लिए नई है। तो भी यह यहाँ थी, न केवल जीवित बल्कि फल फूल रही थी, फ्लोरिश। Prepared as he was for many shocks, प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। प्रोफेसर गायतोंडे जो इस प्रकार के कई झटकों के लिए तैयार थे, उन्होंने यह आशा नहीं की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वोन्ड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की घटनाओं के बाद अपना कार्य समेट लिया था। एट लीस्ट दिस इज़ वॉट हिस्ट्री बुक्स सेड। कम से कम हिस्ट्री की किताबें यही बताती हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ज़्यादातर काम खत्म कर दिए थे और वहाँ पर अब थोड़ा बहुत जो था वो स्वदेशी शासन, स्वदेशियों का प्रभाव दिखने लगा था। Perhaps before 1857. अतः इतिहास ने शायद 1857 के पूर्व ही एक अलग मोड़ ले लिया था। How and when had it happened? यह कब और कैसे हुआ? He had to find out. उनको ये खोज कर निकालना था। As he walked along Hornby Road, जब वह हॉर्नबी रोड पर चले, as it was called, जैसा कि उसे संबोधित किया जाता था, he found a different set of shops and office buildings. तो उन्होंने दुकानों का और भवनों का एक भिन्न रूप देखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पुराना भारत था 1857 के बाद वाला, लेकिन स्वतंत्रता के पहले वाला, उस समय की जो दुकानें और ऑफिसेस थे उन पर ब्रिटिश प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता था। There was no हैंडलूम हाउस बिल्डिंग. वहां पर हैंडलूम हाउस का भवन नहीं था, जो कि आज के मुंबई में है। उस समय पे वो नहीं था। इंस्टेड यानी की जगह पर देयर वेयर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। वहां पर बूट्स के और वुलवर्थ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे। इम्पोजिंग ऑफिसेज ऑफ लॉर्ड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स। वहां पर लॉर्ड्स और बर्कले और अन्य ब्रिटिश बैंकों के प्रभावशाली भवन थे। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड के एक विशिष्ट नगर की सड़कों पर होते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा असर था भारत के ऊपर, और भारत के जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ पे भी ब्रिटिश रूल का बहुत ज़्यादा असर देखा जा सकता। He turned right along Home Street and entered Forbes building. वह दाहिनी तरफ होम स्ट्रीट से मुड़ा और फोर्ब्स बिल्डिंग में प्रविष्ट हुआ। I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. मैं मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ, उसने अंग्रेज रिसेप्शनिस्ट से कहा। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She searched through, उसने ढूंढा through the telephone list, टेलीफोन की लिस्ट में पहले, the staff list, उसके बाद स्टाफ की लिस्ट में, and then through the directory of employees, और उसके बाद उसने सभी फर्म के शाखाओं की डायरेक्टरी में, of all the branches of the firm. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name, either here or in any of our branches. I am afraid I can't find. मुझे डर है कि मैं इस नाम के व्यक्ति को ना तो यहाँ और ना ही किसी और शाखा में ढूंढ पा रही हूँ। Are you sure he works here? क्या आपको पक्का विश्वास है कि वो यहाँ पर काम करते हैं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे का जो बेटा है मिस्टर विनय गायतोंडे, वो इस कंपनी में काम करता है। लेकिन वो इस कंपनी में काम अभी करता है और तब तो शायद पास्ट में तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। तो इसलिए उन्हें उस नाम को ढूंढने में दिक्कत जा रही है, क्योंकि वो अब काम करता है, मतलब प्रेजेंट में काम करता है। वो पास्ट में काम नहीं करता था, पास्ट में तो वो तब तक पैदा ही नहीं हुआ था। This was a blow, not totally unexpected. यह एक झटका था, परंतु पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं। Unexpected is the opposite of expected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? अगर वह स्वयं ही इस संसार में मृत होता, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका पुत्र जीवित होगा? Indeed, he may not even have been born. और ये भी हो सकता है वास्तव में कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। He thanked the girl politely and came out. उसने उस लड़की को नम्रता से धन्यवाद कहा और बाहर आ गया। This it was characteristic of him not to worry about where he would stay. यह उसकी चारित्रिक विशेषता थी कि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह कहाँ ठहरेगा। His main concern was, उसकी मुख्य चिंता थी, to make his way to the library of the Asiatic Society, कि वह एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय तक
रास्ता बनाए टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, ताकि वह इस ऐतिहासिक पहेली को हल कर सके। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, एक भोजनालय से जल्दी जल्दी लंच करके he made his way to the town hall, उसने टाउन हॉल की तरफ कदम बढ़। Yes, to his relief, हाँ, उसे राहत महसूस हुई। The town hall was there, कि टाउन हॉल वहाँ था। And it did house the library, और उसमें पुस्तकालय भी था। He entered the reading room, वह रीडिंग रूम पढ़ने के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। And asked for a list of history books, और उसने इतिहास की पुस्तकों की सूची मांगी, इंक्लूडिंग हिज ओन, जिसमें कि उसकी खुद की पुस्तकें भी थी, वो उसने मांगी। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इस गायतोंडे जो हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो कोमा में हैं और वो मुंबई पहुंच गए हैं, जो कि अब उस समय पे बॉम्बे कहलाता था। और वहां पे उन्हें लेकिन ये भी महसूस हो रहा है कि वो किसी दुर्घटना से होकर निकले हैं। तो ये थोड़ी सी जो उनकी फीलिंग्स हैं वो मिक्स टाइप की हैं, मतलब वो इतिहास में भी पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें ये भी याद है कि वो इस समय पे हैं, या इस समय पे क्या क्या है प्रेजेंट में, वो भी उन्हें अपने कोमा वाली स्टेज में दिख रहा है। तो his 5 volumes duly arrived on his table, उसके 5 ग्रंथ अब उसकी टेबल पे थे। उसने मतलब 5 बुक्स लिखी थी हिस्ट्री के ऊपर। he started from the beginning, उसने प्रारंभ से शुरू किया। वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका, जो पहला ग्रंथ था, जो पहला भाग था, वो इतिहास को अशोक तक लेकर आया था। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्ता, दूसरा जो था वो समुद्रगुप्त तक था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, तीसरा वॉल्यूम जो था, जो तीसरा भाग था, वो मोहम्मद गौरी तक का था। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, चौथा औरंगजेब की मृत्यु तक ले जाता था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, यहाँ तक तो इतिहास वही था जैसा कि वह जानता था। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, लेकिन परिवर्तन जो था स्पष्ट रूप से अंतिम ग्रंथ में दिखाई देता है। और यहाँ पर हम जो है अपना पार्ट 1 खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है और जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी। So till then, have good time everybody, and don't forget to subscribe the channel so that my new video should reach to you immediately. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो जल्दी ही आपके पास आए, और मैं 1 या 2 दिन में ही नया वीडियोस का लेकर आपके सामने आती हूँ। हैव गुड टाइम।